आपने ये तो नहीं कहा कि यार मैं ना जिन का किरदार बड़ा अच्छा कर सकता हूँ, मुझे जिन का रोल दें। नहीं देखिए, वो जिस तरह से आपकी आंखें मुझे बयान कर रही हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया को बताएंगे कि कायनात का मालिक है। तेरे नाम से मेरा नाम जुड़ गया और क्या चाहिए। गयूर अख्तर साहब के बारे में कुछ बताएं, वो कैसे वाले साहब थे, उन्होंने आपको क्या सिखाया, आपने उनसे क्या सीखा? इंकरेजमेंट की बात आए तो सबसे पहले कहा करते थे कि एजुकेशन कंप्लीट करो, पढ़ लो। तो वो कंप्लीट क्यों नहीं की? नहीं की अच्छा की, अच्छा मुझे लगा शायद। और मेरी पोजीशन आई थी 33rd, 33वीं पोजीशन आई थी और उसमें मिठाई बांटी गई थी। लेकिन मैं छोटे होते ना आपका शो बहुत शौक से देखता था, बचपन से बचपन से। जब तक आप उस प्ले में डांस नहीं डालेंगे तो वो टिकट बिकेगी नहीं। अब हमारा कमर्शियल थिएटर तो है नहीं, जुगतों वाला मैं करना चाहता हूँ। आपको कुछ डांस आता है? नहीं। तो वही मैंने कहा, जब लोग डांस देखने आप खुद भी थोड़ा सा एक्टिंग के साथ डांस भी कर लिया करें शायद। हाँ नहीं, लेकिन वो फिर लोग आना छोड़ देंगे अगर डांस कर दिया। जब इस फील्ड में आपने आना है तो आप सबसे पहले तनकीद बर्दाश्त करना सीखें। बड़ा जुनूनी अदाकार है, आप इसके रंग देखें, इन्होंने जो काम कर रखा है अब वो देखें। 2025 दुनिया के लिए बड़ा सख्त साल होगा। ना करें, होगा 2025 बहुत अच्छा होगा। आमीन, जो है आमीन, कहां से कहां पहुंच जाएगा अल्लाह का। हमारा मुल्क इंशाल्लाह कहीं से कहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूं शेख कासिम और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल शेखियाँ। आज स्पेशल व्लॉग है और क्योंकि हमारे आज शो में स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं हमजा गयूर साहब। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं? फर्स्ट क्लास। और नदीम सुबानी साहब को तो जानते ही होंगे आप लोग। जनाब आज एक स्पेशल शो है, ठीक है? बहुत शुक्रिया हमें मौका देने के लिए फिर से एक बार। हमजा साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये गयूर अख्तर साहब के बेटे हैं। हम उन पे भी आज बात करेंगे, ठीक है? और अकेला फिल्म पे भी बात करेंगे, क्योंकि अकेला फिल्म के अंदर ये कैरेक्टर जो भी इनका है वो आप ही बताएंगे। जी बिल्कुल ज़रूर। हमारी कहानी में वैसे तो हर किरदार एक से बढ़कर एक है, सारे किरदार मुनफरद हैं, कोई किसी से कम नहीं है। हर किरदार में वेरिएशन भी है, लेकिन एक किरदार ऐसा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन है। जितने रंग वो किरदार बदलेगा उतने रंग कोई और किरदार नहीं बदलेगा परमानेंटली। एक वक्त होगा कि वो लोगों की आंखों का तारा होगा, फिर एक वक्त आएगा कि वो लोगों को दंग कर देगा और लोगों को उससे नफरत हो जाएगी। इनसे? अच्छा, उस किरदार से, मुझसे नहीं। यानी कि आप ये देखें कि उस किरदार की शुरुआत ये है कि वो इंतहाई मासूम है, इतना मासूम है कि अपनी बीवी बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने गांव वालों की ज़िंदगी बचाने के लिए एक माफूकुल फितरत ताकत रखने वाले एक अजनबी की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है अनजाने रास्ते पर। और फिर वक्त वही आता है कि वो वही किरदार इतना बदल जाता है कि वो ये किरदार अपने गांव वालों की भी और अपने बीवी बच्चे की भी जान ले लेता है खुद अपने हाथों से। ठीक है, उसका नाम क्या है किरदार का? उस किरदार का नाम तो है शेब। और वो किरदार अदा करने के लिए मैं यही हैरान था कि कोई मुझे ऐसा मुनफरद अदाकार मिले जो कि इस किरदार की वेरिएशन के साथ इंसाफ कर सके। नहीं, वो एंटिटी क्या चीज़ है? वो एंटिटी वह तो इंसान। अच्छा, है इंसान। उसकी शुरुआत एक इंसान से होगी। ओके। आगे वो क्या चीज बन जाएगा हम, क्योंकि हमारी कहानी में तो हर किरदार माफूकुल फितरत है। अच्छा। तो इसलिए हम ज्यादा तफसील में जाए बगैर सिर्फ इतना ही जान लें कि वो किरदार जो है एक कभी ना भूल पाने वाला किरदार है। कोई आदमी उस किरदार को भूल नहीं सकेगा कभी। ठीक है। और वो अगर स्पॉइलर दे दूं तो यही बता दूं कि वो विलन टीम में भी मेन किरदारों में से है। और हीरो टीम्स में भी वो किरदार मेन किरदारों में है। अब हम उसे कहाँ रखेंगे? तो उस किरदार के लिए फिर ज़िशान हुसैन साहब, जो कि उस माफूकुल फितरत ताकत रखने वाले किरदार की अदा कर रहे हैं, जो जिसको अपने खास मकसद के लिए, शैतानी मकसद के लिए एक मासूम इंसान चाहिए। अब ज़िशान हुसैन साहब भी मेरे पास इस हीरे को लेकर आए। ठीक है। आप गयूर अख्तर साहब को जानते हैं, कौन नहीं जानता? हमारे लेजेंडरी अदाकार हैं। उन अदाकारों में से हैं कि डायलॉग जुबान से अदा होने से भी पहले आंखों से अदा करते थे। वो उनकी आंख बात पहले बोल देती थी, अपने किरदार के साथ इंसाफ करते थे। उनके साहबजादे हैं, जैसे ये मेरे सामने आए
तो अभी ये दुनिया के भी सामने अच्छा खासा काम कर चुके हैं, आगे भी कर रहे हैं, और जो काम हमारे साथ करेंगे इंशाल्लाह कभी ना भूलने वाला किरदार हो। यस यस यस। हाँ साहब, मुझे ये बताएं, जब आपको ये कहा गया, आपने ये तो नहीं कहा कि यार मैं ना जिन का किरदार बड़ा अच्छा कर सकता हूँ, मुझे जिन का रोल दें? नहीं देखें, वो जिस तरह से आपकी आंखें मुझे बयान कर रही हैं कि मैं जिनका कैरेक्टर, तो अगर आप लिख दें मेरे लिए तो मैं 100% वो भी करना चाहूंगा। मैं एक अदाकार हूँ, मैं कभी कैरेक्टर से भागूंगा नहीं, मैं आपके लिए करूंगा जिनका कैरेक्टर। लेकिन जब नदीम भाई से मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझे जीशान भाई ने यही कहा था कि इस तरह से हमने मिलने जाना है। लेकिन अगेन जब थैंक्स टू नदीम भाई और जीशान भाई के, जब इन्होंने मुझे इस कैरेक्टर की डिटेल्स बताना शुरू की तो उसके अंदर इस कदर ज्यादा एक्टिंग मार्जिन है और इस कदर ज्यादा छोटी छोटी चीजें हैं, ट्रांजिशन ही बहुत ज्यादा है उसमें। तो वो सोच के भी, इवन उसकी तैयारी करते हुए भी बहुत मजा आ रहा है इस सारे प्रोसेस में कि खूबसूरत कैरेक्टर है। और मैं आपको तो नदीम भाई का कहानी सुनाने का स्टाइल भी इतना कमाल होता है कि बंदा कहते यार ये क्या लिख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल कमाल चीज। मैं जो भी आपके साथ इस कैरेक्टर्स में आए हैं उनको आपने कैरेक्टर्स इतना कमाल तरीके से समझाए हैं कि यार पता लग रहा है क्या कैरेक्टराइजेशन। नदीम भाई किरदार सुनाते नहीं है, ये परफॉर्म करके दिखा रहे होते हैं उसको साथ साथ ना उस बंदे के सामने कि आपने ऐसे करना है, वो सामने से। और फिर उसमें इनकी भी ट्रांजिशन बहुत मजे की होती है। अगर कोई दूसरा कैरेक्टर आ गया तो ये उसकी टोन में जाके आपको उसकी वेरिएशन देते हैं। मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो हमने अपने सर पे ली हुई है। हम अदना सी गलीज सी मखलूकात हैं जो कि कायनात के खालिक की शान में कुछ बात करना चाह रहे हैं। आज के दौर में जब मीडिया में ऐसी फिल्में बन रही हैं कि जहां अल्लाह को तमाशा बना दिया, हमने अल्लाह को विलन बना के पेश कर दिया, जोकर बना के, औरत बना के, हबशी बना के, बोना बना के, मतलब क्या नई मजाक किया हमने उस जात के साथ। अब अल्लाह को मरते हुए दिखा दिया, इतने सारे खुदा दिखा दिए। छोटी सी चीज है कि आप ये काम कर लेंगे तो अल्लाह मर जाएगा, ये काम करें। असल में तो शैतान इंसान को ये तालीम देने की कोशिश कर रहा है कि अव्वल तो अल्लाह है नहीं, अगर है तो फिर वो कौन होता है? अगर उसने हमें बना ही दिया है तो वो कौन होता है हम पर अपनी मर्जी चलाने वाला? वो कौन होता है कि वो आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा? असल में तो हमारे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है। तो हम जिस मकसद से निकले हैं, हम इस मकसद से निकले हैं, ये इस मिशन से निकले हैं कि हम इंसानों को, बच्चों को, जिनको बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि हमें अल्लाह की पहचान है, असल में तो क्या आपको लगता है कि हम लोगों को अल्लाह पर यकीन है? अगर हमें अल्लाह पर यकीन हो तो हमारी जिंदगी इस तरह गुजरे जिस तरह हम गुजार रहे हैं? नहीं। लेकिन फिर भी हम अपनी इस प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया को बताएंगे कि कायनात का मालिक है और कायनात का मालिक एक ही है और वो अकेला है, उसका कोई सानी नहीं है और किसी भी सूरत वो जालिम नहीं है। बल्कि जो कुछ भी ये खेल उसने खेला हमारे साथ वो हमारे ही मकसद, हमारे ही फायदे के लिए है, क्योंकि उसने हमें अपनी जात का हिस्सा बनाना है, उसने हमें अपनी ताकत देनी है, उसने हमें अपनी खुदाई का हिस्सेदार बनाना है, उसने हमें हमेशा की जिंदगी देनी है, उसने हमें ये ताकत देनी है कि जो हम सोचेंगे वो हम कर पाएंगे। चाहे तो कायनातें बनाएं, अपनी मर्जी से मखलूकात बनाएं, उनके ऊपर हुक्म चलाएं। तो क्या किसी कमजर्फ को ये ताकत दी जा सकती है? तो हर इंसान के ज़र्फ का, हर रूह के, जिन्न और इंसान की रूह का ज़र्फ मापने के लिए ये सारा खेल जिन्न और इंसानों के लिए खेला, ताकि देखे कि ये पावर मैं किसी कमजर्फ को ना दे दूं जो बाद में मुझे ही खराब करे। तो इसलिए ये सारा खेल इसीलिए है ताकि उन लोगों को चुना जाए जो ये ताकत का वजन उठा सकते हैं अच्छे तरीके से। यही मकसद है। हम इसलिए मैदान में निकले हैं। जिंदगी का कोई मकसद तो है ना। अभी मेरे सामने बैठ के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे सामने बैठ के मुझे हंस रहे होते हैं, तुम अल्लाह की पहचान दिखाओगे, अल्लाह की शान दिखाओगे, अल्लाह का नहीं पता लोगों को। मैं उससे हंस के उनको कहता हूँ कि नहीं पता लोगों को, वरना तुम मुझे ये बात कह रहे होते हैं। अल्लाह की पहचान होती तो क्या हम सब लोग इसी तरह जिंदगी जिस तरह गुजार रहे होते हैं? नहीं गुजार रहे होते। तो बाकी जहां तक हमारे प्रोजेक्ट की बात है तो मेरे साथियों हम कामयाब तो हो चुके हैं, हमारा नाम तो जुड़ गया उसके साथ। मुझे रास्ता चलते लोग कहते हैं कि देखो पागल है, ये कहता है अल्लाह की शान पे फिल्म बनानी है। नाम तो हमारा जुड़ गया उसके साथ। तो इसीलिए फिर मैंने भी ये कहा, तेरे नाम से मेरा नाम जुड़ गया और क्या चाहिए, तेरे नाम से मेरा नाम जुड़ गया और क्या चाहिए।
मेरा दर्द उड़ गया और क्या चाहिए। तो अगर चाहे पागल समझ के, चाहे धोखेबाज समझ के, चाहे झूठा समझ के कोई ये कह दे कि यार ये वो बंदा है जो कह रहा है कि मैंने अल्लाह की शान बयान करने के लिए फिल्म बनानी है, नाम तो हमारा जुड़ गया उसके साथ, तो कामयाब तो मैं हो गया। अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता भी चलूं, अगर हम लोग स्लो भी चलें, ना भी मंजिल पर पहुंचे, पहले ही हमारी बस हो जाए, तब भी उसके हुजूर तो ये लिखा गया ना कि यार ये देखो ये पागल सी मखलूक मेरी कह रही थी कि मैं आपकी शान में फिल्म बनाऊंगा। तो आपके ख्याल में क्या खालिक को ये इश्तियाक नहीं हो सकता कि यार ये इतना सी मखलूक क्या कह रही है? हो सकता है कि वो भी कहे कि यार चलो देखूं ये क्या करता है, देखो ये टीम सारे लोग क्या करते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। यस यस यस। अच्छा हमजा साहब मुझे बताएं गयूर अख्तर साहब के बारे में कुछ बताएं, वो कैसे वाले साहब थे, उन्होंने आपको क्या सिखाया, आपने उनसे क्या सीखा? मेरे ख्याल से जिंदगी में आज तक जो हरकतें कर रहा हूँ अच्छी, बुरी तो अपनी अपनी होती हैं, तो जो अच्छी हरकतें करता हूँ या जो अच्छाई करने की कोशिश करता हूँ या जिस तरह से भी चल फिर रहा हूँ वो उन्हीं से सीखा है। बाप तो ऐसी चीज़ है जो बच्चे को चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, हर चीज़ ही अपने तहत सिखा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज तक जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है, या अम्मा से सीखा होगा या अब्बा से। वो सख्त वालिद साहब थे या नरम थे और उन्होंने आपको इनकरेज किया था इस फील्ड में आने से कि नहीं? इनकरेजमेंट की बात आए तो सबसे पहले कहा करते थे कि एजुकेशन कंप्लीट करो, पढ़ लो। तो वो कंप्लीट क्यों नहीं की? नहीं की। अच्छा की। अच्छा मुझे लगा शायद नहीं वो की थी। उसके बाद फिर दूसरी बात है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा हमें ना किसी भी, उन्होंने वो जिस तरह रेस में बच्चों को लगा देते हैं ना, वैसा कभी नहीं हुआ था। एक दफ़ा मेरी क्लास में 34 के 36 बच्चे थे, 36 बच्चे थे और मेरी पोजीशन आई थी 33rd, 33वीं पोजीशन आई थी और उसमें मिठाई बांटी गई थी। मतलब पास तो हो गया के पास हो गया। तो ये प्रेशर कभी भी नहीं आया था कि फेल हो गया तो क्या होगा। बस वो ये कहा करते थे कि बेटा कोशिश करो, सप्ली ना आए, चलते रहो बस किसी तरीके से। कोई उन्होंने कभी नहीं कहा था कि डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो और ये करना है वरना मैं ये कर दूंगा, ऐसा नहीं था। अच्छा इंसान बना रहे थे ना आपको, वालिदैन को यही काम करना चाहिए बच्चों के लिए कि अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी शेख साहब आपको देखकर मुझे याद आ गया, अब मैं आपको कहूंगा कि मैं छोटा था तो आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं छोटे होते ना आपका शो बहुत शौक से देखता था, बचपन से। और मुझे भी शौक करते हुए 13-14 साल हो गए हैं। हाँ। और हैरत की बात यह है कि शेख साहब से लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक, हालांकि बेशक, शेख बेशक। साहब ने जितना लोगों के नाक में दम किया सामने बैठे हुए। अच्छा नहीं, इनकी जो बात है, इनका जब मैं शो देख रहा होता था तो हमारे घर में तो हर चीज को थोड़ा क्रिटिकल वे में भी देखा जाता है ना। तो आप, अब मैं नाम नहीं लूंगा, सारे मेरे बड़े हैं और प्यारे हैं, किसी का भी, आप उन शख्सियात से ऐसा सवाल कर देते थे कि हैरानी होती थी कि आपने वो जगह ली कैसे है, वो सवाल पूछ कैसे लिया। हैरत है। बहुत सीरियस। आप इनके ATV के टाइम के प्रोग्राम्स उठाकर देखें, जब वो उसका शेखिया, उसका भी शेखिया नाम था, नहीं उसका नाम था मेहमान का दरदान। तो उसमें आप वो एक तो जो आप खट्टे कलर के कपड़े पहनते थे, फिर आपके स्पाइक्स बने होते थे, तो और जो आप सवाल पूछते थे और क्या कमाल। और अगला बंदा बैठते हुए डरता था शेख साहब के पास। मैंने एक दो बार ये भी देखा कि इंटरव्यू के शुरू में ही उन्होंने इनको इशा बहाने से वार्निंगें दे दी हैं कि भाई इधर तरीके से बात नहीं चले। फिर भी बहुत लोगों ने भी तावन किया, शेख साहब को बर्दाश्त किया है भाइयों की तरह। बहुत मुंह फट बेबाक लोगों ने भी इनको बर्दाश्त किया। ऐसे ही है। दादा मुझे बताएं, आपको फिर इस फील्ड में क्या मुश्किलात आई कि आपके वालिद साहब का नाम आपके साथ था, तो इसमें मुश्किल आई या फिर इजी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जी का नाम तो हर दौर में ही मेरे लिए ब्लेसिंग है और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। मुश्किलात जो हम कह रहे होते हैं ना कि मुश्किलात मुझे कंपेयर किया जाता है या ऐसा होता है, या हाँ थोड़ा सा बर्डन आप पे आ जाता है कि ऐसा आपसे उम्मीदें लोगों को ज्यादा हो जाती हैं कि आप एक अदाकार के बच्चे हैं तो उन्हें ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा पहले से ही सीख कर आए होंगे, लेकिन हालांकि हमें भी सीखने का टाइम चाहिए होता है, वक्त लगता है, चीजें समझ में आती हैं। अब अब्बा ने पूरी जिंदगी इस फील्ड में निकाली, अगर एक सीन को या सिचुएशन को वो 10 मिनट में समझ लेते थे या उससे कम टाइम में समझते थे तो मुझे थोड़ा ज्यादा लगेगा। चाहे मैं उनका खून हूँ, लेकिन सीखने का मार्जिन अभी बहुत ज्यादा है, वक्त लगेगा मुझे उस मकाम पर पहुंचने के लिए जिस पर वो थे।
तो और मुश्किलात नहीं आई, अब बहुत सारा एक्सप्लोर की हैं चीज़ें, अभी भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें यही है, मुझे जो आज तक चीज़ समझ आई है ना, हम रिजेक्शंस को मुश्किलात बना देते हैं कि अगर मुझे किसी ने रिजेक्ट किया हो तो मैं कह दूंगा कि नहीं बड़ा मुश्किल है, ये था वो था। जब जब रिजेक्ट होता हूँ या जब जब हुआ हूँ, तब तब सिर्फ एक ही बात जहन में आई है कि अल्लाह की बेहतरी होगी इसमें कोई, और आगे कुछ बहुत अच्छा मिलना होगा। तो इसलिए मुश्किलात को तो कभी कंसिडर किया ही नहीं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ में नोट किया, लाहौर में ना चांसेस एक्टरों को बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, जो कि यहीं शिकायत करते हैं कि यार अगर हम कराची में होते तो ज़्यादा काम मिलता, लाहौर में वो उस तरह काम नहीं हो रहा, ना उस तरह की फिल्में बन रही हैं, ना ड्रामे बन रहे हैं, इधर के एक्टरों को ना मुश्किल हो रही है। अच्छा, असल में इधर जितने डायरेक्टर्स हैं फिल्म्स के या ड्रामास के, काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तादाद में कमी है। अदाकार ज्यादा हैं, अदाकाराएं ज्यादा हैं, काम थोड़ा कम है। और अब होगा क्या कि जो जरा लूप में चल रहे हैं या जो पास पास हैं उन्हें काम मिल जाएगा, जो थोड़े से दूर हैं या अभी ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं मिलेगा। कराची में खुद अब ज्यादा कराची में रहता हूँ और कम कम लाहौर आता हूँ, तो कराची जाने का फायदा मुझे भी और दूसरे अदाकारों को भी वो ये होता है कि वहां पे काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप जब किसी भी एक डायरेक्टर से मिल रहे हैं या आप किसी भी एक वो कास्टिंग डायरेक्टर से मिल रहे हैं, तो वो आपको चलते हुए सीरियल में ना फिट करें, आपको किसी दूसरे सीरियल में काम मिल जाएगा। ऑडिशनिंग वहां पे जरा स्पीडी हो रही है क्योंकि काम ज्यादा है वहां पर, और थोड़ा सा मिजाज में तेजी है वहां पर। लाहौर में सुपरस्टार ज्यादा है हमारे, अगर वो लोग चाहें तो इंडस्ट्री को कहीं से कहीं ले जाएं दोबारा से। बहुत से सुपरस्टार्स भी जो है ना वो भी लाहौर से ही गए हुए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं, स्टेज का आपने स्टेज बहुत किया है, ठीक है, जो कि वो वाला स्टेज नहीं, जुगतों वाला थिएटर वाला स्टेज जिसमें एक्टिंग वगैरह, तो मुझे बताएं वो कैसा जा रहा, अभी भी कर रहे हैं या फिर वो भी उसमें भी प्रॉब्लम है? देखिए जी, उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ। उसमें बहुत ज्यादा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी ये बात करनी चाहिए, वो है फाइनेंसिस की। वो टिकट बिकती नहीं है, जब तक आप उस प्ले में डांस नहीं डालेंगे तो वो टिकट बिकेगी नहीं। अब हमारा कमर्शियल थिएटर तो है नहीं, जुगतों वाला मैं करना चाहता हूँ। अच्छा। मैं बाकायदा जुगतों वाला करना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा उस कॉमेडी को करना चाहता हूँ जिसका कोई सर पैर हो। ऐसा ना हो कि मुझसे मेरे सर के बाल से शुरू होकर मेरे पैर तक चले जाया जाए, और फिर जब यहाँ तक भी दिल पूरा ना हो तो फिर घर में घुस जाए, फिर अगर उससे दिल ना भरे तो फिर एकदम से एक डांस आ जाए। हाँ। तो वो जो कमर्शियल थिएटर है जो कि कभी हुआ करता था, आप 70s के पास चले जाएं, आप 80s में चले जाएं, मेरे तो अपने घर में अपनी प्रोडक्शन के अब्बा जी के लिखे हुए, उनके कई दोस्तों के जो बहुत बहुत बड़े नाम हैं, उनके स्क्रिप्ट्स हैं, जब आप वो पढ़ते हैं तो मुझे तो एक भी मायूब जुगत नहीं मिलती उसमें। बेशक ऐसी कॉमेडी नहीं मिलती जिसे आप अपनी फैमिली के साथ या मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखना ना चाहें। और थिएटर में यही मसला होता है कि जो हम थिएटर करते हैं उसमें कुछ सबक मिल जाता है। आपको खुद डांस आता है? नहीं। तो वही मैंने कहा, जब लोग डांस देखने आप खुद भी थोड़ा सा एक्टिंग के साथ डांस भी कर लिया करें शायद। हाँ नहीं, लेकिन वो फिर लोग आना छोड़ देंगे अगर अच्छा, आपका डांस नहीं वो देखने नहीं आते। अच्छा, वो और डांस है, वो और डांस है ना। ना आप जहाँ भेज रहे हैं मैं वहाँ जाता भी नहीं। मुझे लगा शायद नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसमें दूसरा ये है कि हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है वहां से मसला आ रहा है कि जब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पैसे का सर्कल डेवलप नहीं हो रहा होगा तो वो काम थोड़ा सा कम होगा। अब जिस तरह मैं अगर एक प्ले बनाता हूं तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए प्रोड्यूसर नहीं मिलेंगे, प्रोड्यूसर नहीं मिलते, जैसे कैसे करके मैंने उसे खुद प्रोड्यूस कर लिया, लेट्स सपोज। अब उसके टिकट्स नहीं बिक रहे तो पैसा नहीं आ रहा, स्पॉन्सर नहीं मिल रहे तो पैसा नहीं आ रहा। अब शौक के लिए आप साल में 1-2 ड्रामास तो कर सकते हैं जो आप पर्सनली अपनी जेब से सारों को पे करेंगे और उसको वो कर देंगे, लेकिन जब तक उसकी टिकट्स बिकना नहीं शुरू होंगी या स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, खैर हुकूमत को तो मैं इसमें कभी इंडल्ज करता ही नहीं होता कि वो आर्टिस्ट के लिए करे कुछ ये वो, क्योंकि वो अपना काम ही करना तो बड़ी बात है। तो वो ये है कि जब बिकना शुरू हो जाएंगी टिकटें तो फिर वो बन जाएगा। प्लान कर रहा हूँ फिल वक्त भी, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं सारे डायरेक्टर्स के लिए और प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो कुछ काम करें, तो होपफुली कुछ महीनों तक एक आधा प्ले करूँगा। अच्छा, ये हम ना सोशल मीडिया की भी बात कर लेते हैं। तो आपका क्या ख्याल है सोशल मीडिया पे? ठीक है, आप आए हैं या फिर आपका आने का इरादा है या फिर क्या प्लान है? क्योंकि आजकल वही स्टार है जो कि
सोशल मीडिया पे शेख- टिकटॉकर, इंस्टा वगैरह? शेख साहब हिम्मत इकट्ठी कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे जाने के लिए, क्योंकि एक तो जितना आप ओपन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं उतना ही ओपनली आपको रिमार्क्स मिल रहे होते हैं किसी भी हवाले से, वो हो सकते हैं। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना, बर्दाश्त जब करना इस पड़ेगा। फील्ड में आपने आना है तो आप सबसे पहले तनकीद बर्दाश्त करना सीखें। करना सीखेंगे। अच्छा काम बहुत कम देखते हैं, जब तक कोई उल्टा या फिर कोई अजीबोगरीब काम ना करो तब चाहत तक फतेह अली नहीं खान बनना आसान views तो नहीं है, मिलते अगर वो हैं। लोगों की हाँ, बात सुनता शुरू में ही चाहत फतेह अली। शुरू में ही खत्म हो जाते, बिल्कुल सही है। बट नहीं उन्होंने सीख कहा अपनी चीज पे वो कायम रहे। और फिर वो उसी हिम्मत की अगर बात करते कहूँ तो उसमें दूसरी हिम्मत है कि इतनी कंसिस्टेंसी लेकर आना कि आपने नाश्ता किया या नहीं किया, दुनिया इधर की उधर चली गई है, तूफान आ गए हैं, सुनामी चल पड़ा है, लेकिन वीडियो अपलोड। देखिए मुस्तकिल मिजाजी के बगैर तो कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात देगी, अदरवाइज कामयाबी के लिए मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी शर्त है। लेकिन असल में नदीम भाई इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है ना कि हमने उन शायरों को, उन लोगों को देखा हुआ है जो बहुत ही इर्रेगुलर थे, वो 3-3 दिन स्क्रिप्ट ही नहीं लिखा, क्यों जी फील नहीं आई। भाई उस वक्त काम भी कम था ना, फील इसीलिए नहीं आती थी कि पैसे भी नहीं मिलते थे, पैसों से फील आती है। अगर उस वक्त उस बंदे को 50,000 रुपए दिए होते, जिस वक्त 5,000 वो लेता था, 50,000 दिए होते, वो ऐसे फील भी आ जाती, फौरन काम भी आ जाता। मसला यही है कि अभी इंटरेस्ट वैसा नहीं है, अब काम बहुत ज्यादा है, उस वक्त काम कम था। सही कह रहे हैं। अगर यही लोग वही वाले लोग आज के दौर में हो तो वो जो 3 महीने में एक गजल लिखते थे, वो भाई 1 महीने में 300 गजलें लिख के आपके सामने रख देंगे। लेकिन इंस्टिगेशन बहुत बड़ी एक चीज है, इंस्टिगेशन बहुत बड़ी चीज है। लेकिन फिर भी वही है कि इरादा रखता हूँ, बीच में से कभी कभार ऐसी जोश आ जाता है, मैं 5-6 दिन बना लेता हूँ। बड़ा जुनूनी अदाकार है, आप इसके रंग देखें, इन्होंने जो काम कर रखा है अब वो देखें, और उसके अलावा मैंने जो इनके रंग देखे हैं, जो आगे इनके अंदर जुनून है, आप देखेंगे कि शैब का किरदार लोग भुला नहीं सकेंगे। और वैसे भी हम जो अपने किरदार लेके आ रहे हैं, हर किरदार बाकी रह जाने वाला है, तो शैब का किरदार भी बाकी रह जाने वाला है। हम आप नहीं भी होंगे ना, जैसे सुपरमैन वगैरह चल रहे हैं, वो तो सारे अल्लाह से दूर लेके जा रहे हैं ना हमको, तो ये जो हमारे किरदार होंगे, ये हमारे बच्चों को, हमारी अगली नस्लों को अल्लाह के करीब लेकर जाएंगे, अल्लाह से दूर नहीं लेकर जाएंगे, और ये हमेशा बाकी रह जाएंगे, हमारे बाद भी ये किरदार चलेंगे। यस यस। आपको याद है एक दोस्त ने हमें इंशाल्लाह हिलवाया था, जी जी जी। एक प्लान भी बना रहे थे कुछ बिल्कुल, करने बिल्कुल, का, बिल्कुल, बस मुझे उस दोस्त का नाम भूल गया। नुमान रफीक। हाँ, नुमान रफीक। नुमान रफीक वो कहाँ गया वैसे? नुमान रफीक यूके में होता है। अच्छा, यूके चला गया। यूके में है वो, और शहर पता नहीं कौन सा है। अक्सर मेरी बात होती रहती, बातचीत होती रहती है, मेरी नहीं हुई, बड़ा अच्छा हो गया। इसी शूट के बाद इंशाल्लाह उससे दोबारा राब्ता करूंगा। बहुत प्यारा शख्स है, और उसने एक ग्रुप बनवाया था हमारा, एक एहसन रहीम के अशर रहीम भाई थे उसमें हमारे साथ, आप थे, मैं था, और हमने कुछ कंटेंट बनाया भी था सोशल मीडिया के लिए। तो वही है, अगेन वही कासिम भाई, आपको भी अल्लाह हिम्मत दे, आप इतना कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते हैं, और ये बड़ी हिम्मत की बात है, और मुझे भी दुआ को फूंक मार दें कि मैं भी बनाने लग जाऊं। जैसे मैं बताऊँ, उसके लिए टाइम चाहिए, मुझे भी अभी टाइम नहीं मिल रहा, मगर मैं अब टाइम निकालने की कोशिश करूँ। मेरा है इरादा फरवरी से इंशाल्लाह मैं ना कंटेंट ज़्यादा, और ना हफ्ते में 3-4 हो सकता है, रोज भी कुछ ऐसा और प्लान शेख मैं कर रहा हूँ। साहब से हम एक्टिंग भी ले रहे हैं, शेख साहब इंतहाई खबीस किरदार अदा कर रहे हैं। शेख साहब को देखते ही शेख साहब को देखते ही बच्चे हंसना शुरू हो जाएंगे, और बड़ों के माथे पे बल आ जाएंगे, ये आपको एक खबासत दिखाएगा। असल में मेरी मासूम सी कोशिश ये है कि हमारी कहानी का हर किरदार इतना मुनफरद और अच्छा हो कि कोई बंदा ये ना कह सके कि यार ये किरदार बाकियों से फीका रह गया। हर किरदार जब स्क्रीन पे होगा तो सिर्फ स्क्रीन उसी की होगी। रीबा भाई, मुझे ये बताएं, हम दोनों का जो कैरेक्टर है, हम दोनों के कैरेक्टर का इंटरेक्शन होगा कि हाँ हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बेसिकली इनकी अपनी एक अलग कहानी है, क्योंकि अकेला जो है ना एक ऐसा संग मील है कि जिसमें हमारी सारी जो दास्तानें हैं उनके किरदार इस कहानी में इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, तो वो इस कहानी में अकेला में आप लोगों का सामने, अदरवाइज जो इनकी और शूर्या की अपनी कहानी है, उसमें आपका रोल नहीं है, अब आ जाएगा आगे। नहीं अच्छा है, ठीक है। जाहिर है, क्योंकि दास्तान तो चल रही है ना, देखे कहाँ से निकली थी, कितनी जो है 3 किताबों से बात शुरू हुई थी, फिर बात बहुत आगे चलेगी, तो इस यकीनन आगे फिर अल्लाह ताला ने अगर मुझे जिंदगी दी तो आप लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा। अच्छा हमजा, मुझे ये बताएं कि 2024 जो है
ख़त्म हुआ है, ठीक है, 2025 आ गया, तो 2024 आपका साल कैसा रहा और 2025 के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? 2024 बड़ा मजे का रहा, काफी ज्यादा चीजों का सामना करना पड़ा, नई नए बड़े बड़े अच्छे भी एक्सपीरियंस हुए, और जिंदगी रहती है तो अच्छे और बुरे तो दोनों होते हैं, तो बड़ा कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में। और 24 में इतना कुछ सीख लिया कि 25 के बारे में बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। मतलब आने वाले वक्त के हवाले से हमेशा ही अच्छा सोचना चाहिए, तो इसलिए मैंने तो बहुत अपने आप को तैयार किया हुआ है कि बहुत मज़ा आएगा, बहुत सा मज़ेदार काम करूंगा, बहुत से मज़े मज़े के लोगों को मिलूंगा और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा, और जो चीज़ें आज तक नहीं हासिल कर सका, जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हासिल करूंगा डेफिनेटली। और 2024 अच्छा था, मतलब मज़ा आया। आप दूसरे यंग बच्चों की तरह नहीं सोचते कि यार मैंने इस साल बस पाकिस्तान से बाहर भाग जाना बस? देखे नहीं, ऐसा अभी तक मैंने नहीं सोचा। अल्लाह का शुक्र आ गई जहन में किसी टाइम पे बात, तो तब फिर यही कह दूंगा कि जब ये मैं बोल रहा था तब तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी तैयारी नहीं है पाकिस्तान छोड़ने की। हाँ, अल्लाह से इतना मांगता हूँ और ये चीज कहता हूँ कि इतना इंसान के पास हो कि मैं विजिट वीजा लेकर किसी भी मुल्क जाऊं, वहां पर कुछ दिन छुट्टियां गुजारूं, और उसके बाद घूमने फिरने के लिए पूरी दुनिया में जा सकता बंदा। नदीम भाई मुझे बताएं कि आपका 2024 तो मुझे पता आपका कैसे गुजरा? बहुत अच्छा अल्लाह मेरे का साथ ही शुक्र, आपका आपके गुजरा, साथ ही ठीक है। गुजरा। हाँ हाँ, जी, बिल्कुल। 2025 का बताएं क्या प्लान? जी 2025 भी अल्लाह चाहेगा तो अच्छा है। देखिए हम सब लोग हक की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो हकीकत की तरफ बढ़ा हुआ हर कदम अच्छा होता है, तो हम अपने असल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो 2025 हर हाल में अच्छा ही होगा हमारे लिए। तो वो अगर इम्तिहान होगा तब भी अच्छा होगा, अगर अल्लाह हमें इम्तिहान में डालेगा, तकलीफ में डालेगा, तब भी अल्लाह की मर्जी से होगा। आप हम क्यों कह रहे हैं, मैं आपका पूछ रहा हूँ। भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरी एक मशीन है, इसके अंदर एक कायनात बसी हुई है, तो हमारे अंदर 7-8 मखलूकात हैं। ओके, आपके अंदर 7 भाई हर बंदे के अंदर ही समझ ले आप होती है, तो मैं अब हम मुश्तरका बोल रहा था, अच्छा ही होगा। क्यों, आपके लिए भी मैं अच्छा ही मांगता हूँ। अल्लाह आपके लिए, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें अल्लाह ने इम्तिहान में डालना है तो भी वो बहुत अच्छी बात है, मालिक ने आपको याद रखा और इम्तिहान में डाला। किसी को भी दुनिया में देखें 2025 दुनिया के लिए बड़ा सख्त साल होगा, ना करें होगा, ये बहुत बड़ी हकीकत है। इसका मतलब जंग, भाई जब दुनिया के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा 2025, ये बात तय है। मैंने प्लान किया था इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में हम कोई टेंशन वाली बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने वो कहा था, आप खुद ही उस तरफ ले आए वो बात। अगर आप दुनिया की बात करेंगे, हमजा की बातें करेंगे, अगर दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया पे 2025 बहुत भारी होगा। नहीं 2025 बहुत अच्छा होगा। आमीन, जो है आमीन, कहां से कहां पहुंच जाएगा अल्लाह का, हमारा मुल्क इंशाल्लाह कहीं से कहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। हम साहब एंड करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को, और एंड पे लोग इस दुआ के साथ मैसेज कि 2025 चाहेंगे। हाँ, अच्छा होगा, अकेला का साल होगा 2025। 2025 में अकेला एक इफरीत बन के सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। अब इफरीत जिन्नों में एक ऐसा स्टेटस है, जब कोई जिन जो कि हवाई मखलूक है, जब जिन अपने इल्म से ये इतनी ताकत हासिल कर ले कि एलिमेंट्स पर अबूर हासिल कर ले, किसी एलिमेंट में ढल जाए, तो वो इफरीत होता है। जब जिन किसी भी मादी शक्ल को इख्तियार करने की ताकत हासिल कर ले, तो इफरीत का स्टेटस मिल जाता है। इफरीत, मैं दोबारा से बोल दूं सबके लिए, इफरीत ऐसे जिन को कहते हैं जो मादी शक्ल इख्तियार करने की ताकत रखता हो, ऐसे जिन को इफरीत कहते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो ये एक हमारा अकेला एक दुनिया के सामने एक तोहफा बनकर आ जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैसेज कोई देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि पॉजिटिव रहें, मजे करें और जिंदगी जिएं, अच्छाई करने की कोशिश करें। बेशक। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका आने का। ठीक है, हमजा साहब आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती रहेगी। नदीम भाई आपसे भी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को, नदीम सुबहानी साहब को और हमजा कयूर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।